हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कामारेड्डी में बीआरएस को झटका, बल्दिया के नायब सदर नशीन और कई कायदीन कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना के कामारेड्डी में बीआरएस पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब नायब सदर नशीन बल्दिया इंदु प्रिया वरुण बल्दिया वंशी और बीआरएस टाउन सदर गुडम चंद्रशेखर बीआरएस यूथ विंग सूर्या ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। आज सुबह साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के फार्म हाउस जबकि शून्यर नारसंगी में रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस सदर ने इन तमाम को पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर कामारेड्डी जिले कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास मौजूद थे। कर्नाटका के मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना पीएम मुजम्मिल की कार तेलंगाना में हादसे का शिकार। कर्नाटका के मारूफ आलिमुद्दीन हजरत मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब, रुशादी वाला जाही नाजिम इदारा मुंबई रुशाद और खलीफा मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी की कार तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स जाबहक हो गए और कार में सवार मौलाना पीएम मुजम्मिल और दिगर मामूली जख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक मौलाना पीएम मुजम्मिल महाराष्ट्र के परभनी में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद पीर की रात देर गए बेंगलुरु वापसी के लिए बराहे कामारेड्डी बाईपास हैदराबाद एयरपोर्ट जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इन्हें मंगल की सुबह 6 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचना था, इसलिए कार की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसके नतीजे में कार एक डीसीएम को ओवरटेक करते हुए बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसा एक ढाबे के करीब सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास हुआ था। वहां मौजूद अफराद ने मौलाना को पहले सरकारी हॉस्पिटल कामारेड्डी मुंतकिल किया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद मौलाना के अलावा दिगर जख्मियों को मेहदीपट्टनम हैदराबाद के ओलाइफ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने दवाखाना पहुंचकर मौलाना से मुलाकात की। मौलाना अतीकुर रहमान रुशादी ने मौलाना पीएम मुजम्मिल रुशादी और उनके साथ सफर कर रहे उनके रफ़ाक़ा के लिए उम्मत मुस्लिमा से खुसूसी दुआ की अपील की है। गौरतलब है कि हादसे में अब तक सिर्फ एक शख्स की मौत हुई है, बाकी दिगर जख्मी हुए हैं। इनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मौलाना की तबीयत अभी बेहतर बताई जा रही है। तेलंगाना डीएससी उम्मीदवारों के लिए एक अहम इत्तला। तेलंगाना के महकमे स्कूल एजुकेशन ने टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले डीएससी एग्जाम की दरख्वास्तों में उम्मीदवारों की जानिब से की गई गलतियों में तरमीम करने का मौका फराहम किया है। इसके लिए एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर श्री देवी सेना ने बताया कि 1 नवंबर चहारशंबे से 5 नवंबर तक दरख्वास्त गुजार वेबसाइट पर अपने गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। महकमे स्कूल एजुकेशन ने 5079 टीचर्स की जायदादों को पुर करने के लिए 6 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया और दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर को खत्म हो गई। कुल 1,77,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उम्मीदवार वेबसाइट school.edu.telangana.gov.in वेबसाइट पर जाकर किसी भी गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। नामपल्ली हल्के पर अवाम की नजरें, मजलिस बीआरएस और बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान बाकी। हैदराबाद के असम्बली हल्के जात में नामपल्ली सियासी हल्कों और अवाम में तवज्जो का मरकज बन चुका है। यूँ तो शहर के दिगर असम्बली हल्के जात की तरह इस हल्के में भी सहरुखी मुकाबले का इम्कान है, लेकिन इस हल्के की अहमियत इस एतबार से बढ़ चुकी है कि इस मरतबा कांग्रेस ने मजलिस के इस गढ़ में अपना परचम लहराने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने मोहम्मद फिरोज खान को पार्टी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है, जो साबिक में पीआरपी और तेलुगु देशम टिकट पर इसी हल्के से मुकाबला करके मजलिस के लिए चैलेंज बन चुके हैं। गुज़िश्ता 15 वर्षों से नामपल्ली के अवाम के दरमियान सरगर्म रहने वाले कांग्रेस उम्मीदवार से मुकाबला करना मजलिस के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि मजलिस ने अभी तक इस हल्के के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। गुज़िश्ता 2 मियादों से कामयाबी पाने वाले जाफर हुसैन मिराज को नामपल्ली के बजाय पुराने शहर के किसी हल्के को मुंतकिल करने की इत्तलात हैं। गुज़िश्ता 2 मियादों से कामयाबी पाने वाले जाफर हुसैन मिराज को नामपल्ली के बजाय पुराने शहर के किसी हल्के को मुंतकिल करने की इत्तलात हैं। मजलिस के अलावा बीआरएस और बीजेपी ने भी नामपल्ली हल्के के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। ऐसा महसूस होता है कि तीनों पार्टियों को कांग्रेस से मुकाबले के लिए मौजू उम्मीदवार दस्तियाब नहीं है। मजलिस हल्के में अवामी नाराजगी से उलझन का शिकार है और मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर मौजूदा रुकन असेंबली को दोबारा टिकट दिया जाए तो कांग्रेस की कामयाबी यकीनी होगी। उम्मीदवार के इंतखाब के सिलसिले में इत्तलात के मुताबिक मजलिस की क़यादत ने मुख्तलिफ इदारों को सर्वे की जिम्मेदारी दे दी है और सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर उम्मीदवार के नाम का तयन किया जाएगा। अवामी रुझान का पता चलाने के लिए मजलिस की क़यादत ने बेक वक्त 2 इम्कानी उम्मीदवारों को अवाम से मुलाकात की जिम्मेदारी दी है, ताकि मौजूदा रुकन असेंबली की कारकर्दगी पर राय आम्मा मालूम की जा सके। बताया जाता है कि इंतखाबी मुहिम के मामले में कांग्रेस को सबकत हासिल है और बीआरएस और बीजेपी ने अभी तक मुहिम का आगाज नहीं किया, क्योंकि दोनों पार्टियों की जानिब से उम्मीदवारों का ऐलान अभी बाकी है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के नतायज जारी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज MA, MSc, MCOM वगैरह के तहत गुज़िश्ता बरसों के दौरान जो क्लियर ना कर सके थे, इन्हें एग्जाम्स लिखने का मौका जून 2023 में फराहम किया गया था। यूनिवर्सिटी की जानिब से इसके नतायज जारी कर दिए गए हैं। कंट्रोलर एग्जाम्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों को हिदायत की है कि वो अपने मेमोस इम्तिहानी ब्रांच PG सेक्शन रूम नंबर 13 उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हासिल कर लें।
पासपोर्ट ऑफिस में इंक्वायरी काउंटर्स के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स की बुकिंग। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद डी बालिया ने मुत्तला किया है कि आरपीओ के तहत काम करने वाले 4 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पीर से हफ्ता रोजाना तकरीबन 4000 दरख्वास्तें कबूल करेंगे और रोजाना तकरीबन 2800 पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बालिया ने बताया कि चूंकि पासपोर्ट की तलब में इजाफा हो गया है, इस वजह से ये केंद्र अगस्त 2023 से हर हफ्ते को भी काम कर रहे हैं। जेर इल्तवा और हंगामी सफर की दरख्वास्तों की यकसुई के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद में 2 इंक्वायरी काउंटर्स कायम किए गए हैं, जहां 250 दरख्वास्त गुजार शिरकत करेंगे। इन 250 दरख्वास्त गुजारों की मिनजुमला 125 दरख्वास्त गुजार इंक्वायरी काउंटर से इस्तेफादे के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं और दूसरे 125 को टोकन दिए जाएंगे। ताहम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हासिल करने वाले दरख्वास्त गुजारों को कतार में इंतजार की जरूरत नहीं है और तरजीही बुनियाद पर इनकी दरख्वास्तों की यकसुई की जाएगी। उन्होंने तमाम दरख्वास्त गुजारों जिनकी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं और जो इमरजेंसी नबीयत के सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, ख्वाहिश की गई है कि वो किसी फीस के बगैर www.passportindia.gov.in पर अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करवाएं, जिसके जरिए वो इंक्वायरी काउंटर से इस्तेफादा कर सकते हैं। दस्तावेजी सबूत भी साथ लाने का मशवरा दिया गया। कासानी ज्ञानेश्वर तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर से मुस्तफ़ी। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर कासानी ज्ञानेश्वर ने पीर को तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू की जानिब से असेंबली इलेक्शन से दूर रहने के फैसले से मायूस होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ज्ञानेश्वर ने कहा कि चंद्रबाबू की हिदायत पर उन्होंने खम्मम में मीटिंग का इंतजाम किया था। उन्होंने कहा कि वो चंद्रबाबू से मिलने जेल गए थे। उन्होंने लोकेश को फ़ोन किया, लेकिन लोकेश ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वो कैडर से मुलाकात करेंगे और अपने सियासी मुस्तकबिल का ऐलान करेंगे। इसी दौरान मालूम हुआ है कि ज्ञानेश्वर बहुत जल्द बीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर ने आपका जितना पैसा चोरी किया वो कांग्रेस आपकी जेब में डालेगी। तेलंगाना में राहुल गांधी का केसीआर पर हमला। जिन 5 रियासतों में आइंदा महीने यानी नवंबर में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, इनमें तेलंगाना भी शामिल है। यही वजह है कि तेलंगाना में कौमी और रियासती पार्टियों की इंतखाबी तशरीर जोरों पर चल रही है। रियासत में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और सभी पार्टियों के लीडरान वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के साबिका सदर राहुल गांधी ने भी 31 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा किया और जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी और बीआरएस के साथ साथ AIMIM को भी तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना के कोल्हापुर में अवाम से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस, बीजेपी और AIMIM एक साथ काम कर रही है। लोकसभा में तेलंगाना के वजीर आला केसीआर बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। GST और किसान बिल में बीआरएस ने बीजेपी को पूरी हिमायत दी। अपोजिशन के बेशतर लीडरान पर ED, CBI के केसेस हैं, लेकिन केसीआर पर ऐसा कोई केस नहीं है। जाहिर है ये तीनों मिलकर काम करते हैं ताकि कांग्रेस इंतखाब ना जीते। राहुल गांधी ने अपने खिताब के दौरान आवाम से वादा किया कि इंतखाब के बाद जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत आएगी, तेलंगाना के रोशन मुस्तकबिल का रास्ता हमवार होगा और ख्वाब हकीकत में बदलने की शुरुआत होगी। हमने जो वादे किए हैं इन्हें पूरा करेंगे। कांग्रेस ने राजस्थान, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ जहां भी वादे किए हैं वहां हुकूमत बनते ही वादे पूरे कर दिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जितना पैसा आपके वजीर आला ने आपसे चोरी किया है, इतना पैसा कांग्रेस पार्टी आपकी जेब में डालने जा रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कारकुनान से हर मुश्किल का डटकर सामना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के कारकुनान से कहना चाहता हूं कि आप बबर शेर हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना की आवाम और कांग्रेस पार्टी के कारकुनान मिलकर इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना के लिए कांग्रेस की 6 गारंटी का भी तस्करा किया। वो 6 गारंटी कुछ इस तरह हैं। महालक्ष्मी योजना में खवातीन को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर। खवातीन के लिए मुफ्त बस का सफर का इंतजाम रहेगा। और रैतु भरोसा स्कीम, किसानों को हर साल 15,000 रुपये, ज़राई मजदूरों को 12,000 रुपये, धान पर 500 रुपये फी कुंटल बोनस दिया जाएगा। और गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इंदिरम्मा आंदोलू के तहत घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। बुजुर्ग शहरियों को 4,000 रुपये पेंशन, राज्य आरोग्यश्री में 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। और युवा विकासम यानी तलबा को पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। चंद्रबाबू नायडू 52 दिन बाद जेल से बाहर। 28 नवंबर को दोबारा जेल वापस होने की अदालत ने दी हिदायत। तेलुगु देशम के सरबरा और साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू 52 दिन बाद जेल से बाहर आ गए। स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में चंद्रबाबू नायडू को जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने इन्हें 9 सितंबर को गिरफ्तार करते हुए दूसरे राजमुंद्री जेल भेज दिया था। ताहम चंद्रबाबू नायडू की खराबी सेहत की वजह से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तेलुगु देशम सरबरा चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में उबूरी जमानत मंजूर कर दी है। आज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इन्हें इलाज के लिए उबूरी जमानत दे दी है। अदालत ने 4 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर करते हुए 28 नवंबर की शाम जेल वापस होने की हिदायत दी। ACB कोर्ट की जानिब से स्किल डेवलपमेंट केस में जमानत देने से इनकार के बाद उन्होंने जमानत के लिए इस केस को हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया था। जज ने आज मंगल को अपना फैसला सुनाया और उबूरी जमानत मंजूर कर दी।
एप्पल ने महुआ मोइत्रा, शशि थरूर समेत कई अपोजिशन लीडरों को भेजा आईफोन पर हमले का अलर्ट। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने मंगल 31 अक्टूबर को कई हिंदुस्तानी अपोजिशन लीडरों को एक अलर्ट पैगाम भेजा है। इसने मुतनब्बह किया है कि उनके आईफोन्स को स्टेट स्पॉन्सर्ड हमलावरों ने निशाना बनाया है। पैगाम में कहा गया है कि एप्पल का ख्याल है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हमलावरों के जरिए आपके एप्पल आईडी से मुंसलिक आईफोन को रिमोट कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये जानकारी खुद अपोजिशन लीडरों ने दी है। सियासतदानों के अलावा ये भी बात सामने आई है कि एप्पल के जरिए कुछ सहाफ़ियों को भी अलर्ट पैगाम मौसूल हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी दिगर अराकीन पार्लियामेंट को एप्पल की धमकी की इत्तला मौसूल हुई है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को कहा कि इन्हें एप्पल की इत्तला मिली है कि हमलावर उनके आईफोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, सीताराम येचुरी, पवन खेरा, राघु चड्ढा, अखिलेश यादव जैसे कई सरकर्दा अपोजिशन लीडरों के पस मंजर में आया है जो अपने आईफोन पर इस तरह के पैगामात और ईमेल्स वसूल कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने मौसूल होने वाली ईमेल का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया। ओवैसी की तरफ से दी गई ईमेल में लिखा गया, इंतबाह, रियासत के ज़ेरे एहतमाम हमलावर आपके आईफोन को निशाना बना सकते हैं। एप्पल का ख्याल है कि आपको रियासत के ज़ेरे एहतमाम हमलावरों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है जो आपके एप्पल आईडी से वाबस्ता आईफोन को दूर से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन लीडरों के मोबाइल फोन हैक कर रही है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर और लोकसभा रुकन राहुल गांधी ने आज इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत अपोजिशन लीडरों के फोन पर नजर रखना चाहती है। राहुल ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में अपोजिशन लीडरों को एप्पल का नोटिस मिला है। लिखा है कि हुकूमत आपका फोन हैक करने की कोशिश कर रही है। यह पैगाम मेरे दफ्तर के लोगों के साथ साथ बहुत से अपोजिशन लीडरों को भी पहुंचा है। हमारे पास इसकी मुकम्मल फहरिस्त है। राहुल ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के लोगों की तवज्जो हटाकर मुल्क के खजाने को अडानी की गोद में डाल रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के नौजवानों को हो रहा है। एक तरफ वो आपसे झूठे मुस्तकबिल का वादा करते हैं और दूसरी तरफ आपकी रकम किसी और के हवाले कर देते हैं। राहुल ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अडानी की हिदायत पर अमल कर रही है। महुआ का दावा, आईफोन हैक करना चाहता है मरकज। पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के इल्जामात के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली महुआ मोइत्रा ने दावा किया है। मोइत्रा ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत उनका आईफोन हैक करने की कोशिश कर रही है। मोइत्रा ने दावा किया कि इस हवाले से एप्पल की जानिब से एक पैगाम और ईमेल आया है। उन्होंने एप्पल से मौसूल होने वाले पैगामात और ईमेल्स के स्क्रीनशॉट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी साबिक़ा ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एप्पल के पैगाम में लिखा है कि आईफोन को हैक करने की कोशिश की गई है जो आपकी एप्पल आईडी से मुंसलिक है। हैकर्स ने शायद आपको ये जानने के बाद ही निशाना बनाया है कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। यह भी लिखा है कि अगर ये हैकर्स आपके आईफोन तक रिसाई हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आपके ज़ाती मालूमात, गुफ्तगू, हत्ता के कैमरा और माइक्रोफोन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इस अलर्ट को नजरअंदाज ना करें। महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि मरकजी हुकूमत इनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपनी पोस्ट को वज़ारत दाखिला, अडानी और वज़ीर आज़म के दफ्तर को टैग किया है। काबिल जिक्र के महुआ मोइत्रा पर दर्शन हेरानंदिनी ग्रुप से महंगे तहफ़ और रिश्वत लेने और अडानी के खिलाफ पार्लियामेंट में सवाल पूछने का इल्जाम है। वो इस हवाले से काफ़ी परेशानी में है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ईडी की नोटिस। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वो 2 नवंबर को समाअत के लिए पेश हों। शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के साबिक़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को उनकी दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी। केस की 6 से 8 महीने में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अगर मुकदमे की समाअत में ताखिर होती है तो सिसोदिया दोबारा जमानत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मुल्क में हार्ट अटैक के मामले कोरोना वायरस की वजह से बढ़ रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत ने कहा, कोरोना वायरस के बाद गुज़िश्ता 3 सालों में हार्ट अटैक से होने वाली अमवात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। पहले हम 50 से 55 साल की उम्र के लोगों में हमले का इम्कान देखते थे। इससे पहले इन वजूहात में वर्जिश की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल में इजाफा और ज़याबतीस समझा जाता था। लेकिन आजकल 20 से 25 साल की उम्र के नौजवानों को ना तो ब्लड प्रेशर है और ना ही ज़याबतीस, फिर भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में तेज़ी से बढ़ते हुए हार्ट अटैक के केसेस का कोरोना से कोई ताल्लुक है? वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका जवाब दिया है। गुजरात के भावनगर में मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने हाल ही में एक तहकीक किया है, जिससे ये बात सामने आई है कि जिन लोगों को कोविड था उन लोगों को सख्त मेहनत से कुछ वक्त के लिए परहेज करना चाहिए। मुकेश अंबानी को फिर जान से मारने की धमकी, अब 400 करोड़ का मुतालबा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन अरबपति सनतकार मुकेश अंबानी को तीसरी बार जान से मारने की धमकी मौसूल हुई है। इस बार धमकी देने वाले शख्स ने ईमेल भेजकर 400 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है। धमकियों के पेश नज़र मुंबई पुलिस ने जनूबी मुंबई में मुकेश अंबानी की रिहायशगाह एंटीलिया की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। तीसरी ईमेल में लिखा है, चाहे आपकी सिक्योरिटी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हम फिर भी आपको मार सकते हैं। पहली बार मुकेश अंबानी से ईमेल भेजकर 20 करोड़ रुपए और दूसरी बार 200 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया था। गुज़िश्ता साल भी मुकेश अंबानी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। इस सिलसिले
सिलसिले में मुंबई पुलिस ने बिहार के दरभंगा से एक शख्स को धमकियां मिस कॉल करने पर गिरफ्तार किया था। मेरी ताकत मेरी दादी, आपकी यादें हमेशा साथ है, राहुल गांधी ने कहा। साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की 39वीं बरसी के मौके पर कांग्रेस के साबिक़ा सदर और उनके पोते राहुल गांधी ने इन्हें याद किया। राहुल गांधी ने अपनी दादी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट की, जिसमें इंदिरा गांधी का जस्ते खाकी नजर आ रहा है और सोगवार अहले खाना पास में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने जो वीडियो पोस्ट की है, इसमें इंदिरा गांधी की तकरीर के कुछ इख्तिसाबात भी शामिल हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, मेरी ताकत मेरी दादी, मैं हमेशा इस हिंदुस्तान की हिफाजत करूंगा जिसके लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपकी यादें हमेशा साथ दिल में हैं। इस वीडियो को शेयर करने से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में इंदिरा गांधी की आखिरी आरामगाह शक्ति स्थल का दौरा किया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान सोनिया गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई रहनुमा उनके साथ मौजूद थे। ख्याल रहे कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स सतवंत सिंह और बेंत सिंह ने इनकी रिहाइशगाह एक सफदरजंग रोड पर कत्ल कर दिया था। कत्ल से ठीक एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर में एक जलसे-आम से कहा था, मैं आज यहाँ हूँ, हो सकता है कल ना हूँ, मुझे फिक्र नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, मुझे लंबी उम्र मिली है और मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने लोगों की खिदमत में गुजारी। मैं अपनी आखिरी सांस तक ये काम करती रहूँगी। जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा हिंदुस्तान को मजबूत करने में इस्तेमाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सरदार पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए, अवाम को इत्तेहाद का हलफ दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपने क़याम के दूसरे दिन मंगल की सुबह नर्मदा जिले के केवड़ा में सरदार पटेल के यौम पैदाइश पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाए, दुनिया के सबसे ऊंचे मुजस्समे के पांव छुए और प्रणाम किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अहाते में मुनक़्क़िदा कौमी यौम वहदत की तक़रीब में सबसे इत्तेहाद का हलफ दिलाया। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF और पुलिस फोर्स ने भी हिस्सा लिया। सरदार पटेल ने आज़ाद हिंदुस्तान के इत्तेहाद के लिए काम किया, राजनाथ सिंह ने कहा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को लखनऊ के सरदार पटेल मेमोरियल पार्क से रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद सरदार पटेल ने मुल्क की 562 शाही रियासतों के इंज़िमाम में अहम किरदार अदा किया। अंग्रेज़ों ने जानबूझकर हिंदुस्तानी शाही रियासतों को अलहदा रहने या हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ की आज़ादी दी थी। सरदार पटेल की क़ुव्वत इरादी और दानिशमंदी की वजह से ही हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बन सका, वरना आज हैदराबाद जाने के लिए वीज़ा या पासपोर्ट दरकार होता। वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर जम्मू एंड कश्मीर के इंज़िमाम का काम सरदार पटेल को दिया जाता तो आइन की दफ़ा 370 का मसला पैदा ना होता। सरदार पटेल की यौम पैदाइश यकजहती, इत्तेहाद और सालमियत को बरकरार रखने के अज़म का दिन है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रन फॉर यूनिटी का हर साल एहतमाम किया जाता है ताकि मुल्क के नौजवान सरदार पटेल की शराकत को समझ सकें। योगी हुकूमत का आजम खान पर एक और सितम, जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन वापस लेने का क्या फैसला। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जेल में महरूज समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन वापस लेने का फैसला किया है। काबीना के इजलास में यह फैसला किया गया। समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में आजम खान को रामपुर में मुर्तज़ा हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत समेत पूरा कैंपस मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को 99 साल की लीज पर दिया गया था। आजम खान ने सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक मुआहदा भी किया था। हुकूमत ने मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए लीज को मनसूख कर दिया है। इस फैसले के तहत आजम खान के दफ्तर के साथ रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन भी खाली हो जाएगी। वाज़ेह है कि बीजेपी MLA आकाश सक्सेना ने यह मसला उठाया था और इल्जाम लगाया था कि आजम खान ने लीज की शराइत की खिलाफ वर्जी की है। अब लीज मनसूख होने के बाद हुकूमत जल्दी इसे अपने कब्जे में ले लेगी। इल्जाम है कि आजम खान ने SP हुकूमत में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट मुर्तज़ा हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत और जमीन महकमे तालीम से लीज पर ली थी। उसी वक्त दारुल उलूम और रामपुर पब्लिक स्कूल ने तोपखाना रोड पर अपना दफ्तर कायम किया था। दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने किया तशवीश का इजहार, 5 रियासतों से जवाब किया तलब। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR की फिजाई आलूदगी पर तशवीश का इजहार किया है। इसके साथ इसने 5 रियासतों पंजाब, हरियाणा, UP, राजस्थान और दिल्ली की हुकूमत से सवाल किया कि पराली जलाने के वाक़यात को कम करने के लिए क्या इक़दाम किए गए। अदालत उस्मा ने कहा कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने बहुत से इक़दाम किए हैं, लेकिन फिजाई सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त दिल्ली में AQI इंतहाई ख़राब है। हमें आने वाली नस्ल की फ़िक्र है जिस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज दिल्ली के हालात ऐसे है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कुछ अरसे पहले ये वक्त दिल्ली का बेहतरीन वक्त हुआ करता था, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। दरियासना सुप्रीम कोर्ट ने 5 रियासतों से सवाल करते हुए कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। पंजाब में बड़ी तादाद में पराली जलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा भी दाखिल करने की हिदायत दी है।
हमास इसराइल जंग के दरमियान चीन ने दुनिया के नक्शे से इसराइल का नाम हटा दिया, सभी हैरान। गजा पट्टी में इसराइल ने हमला तेज कर दिया है, जिससे हलाकतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस दरमियान खबर सामने आ रही है कि चीन ने अपने ऑनलाइन आलमी नक्शे से इसराइल मुल्क का नाम ही हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन की कंपनियों बाइडो और अलीबाबा के ऑनलाइन नक्शों से इसराइल का नाम गायब है। बाइडो के नक्शे में इसराइल और फलस्तीन की सरहदों को तो देखा गया है, लेकिन नक्शे से दोनों के नाम नदारद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी जबान वाले मज़कूरा नक्शों में लग्जमबर्ग जैसे छोटे मुल्क का नाम है, लेकिन इसराइल जैसे अहम मुल्क का नाम ना होना कई सवाल खड़ा कर रहा है। अलीबाबा या बाइडो दोनों ही कंपनियों ने अभी तक इस मसले पर सफाई नहीं दी है। गौरतलब बात है कि इसराइल हमास जंग के दरमियान चीनी हुकूमत ने जो बयान जारी किया था, इसमें हमास के हमले की मजम्मत नहीं की गई थी और फलस्तीन की हिमायत की गई थी। इस मामले में चीन को तनखीद का भी सामना करना पड़ा था। बाद में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इसराइली हममंसब एली कोहिनी के साथ हुई बातचीत में इतराफ़ किया कि इसराइल को अपनी हिफाजत का पूरा हक है। बहरहाल चीन के आम शहरी भी दोनों कंपनियों के इस कदम से हैरान हैं। हालांकि ये वाज़ेह नहीं है कि चीन के नक्शों से इसराइल का नाम पहले से ही गायब था या 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुई जंग के बाद हटाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि नक्शे से इसराइल का नाम हटाए जाने की खबर फैलने के बाद हंगामा होने के बावजूद चीनी हुकूमत ने अभी तक कोई सफाई नहीं दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।